This is seventh lecture of the chapter Dynamics for class 11 Physics. So already concept of Newton third law has been given. So based on Newton third law and second law, we have to solve more question. So one important concept here, that is machine which is measure the weight. Okay, so you can also say that moving lift. So मान लेते हैं कि पहला 3 केस में बताऊंगा. when lift is at रेस्ट में है तो ये बॉडी है, लिफ्ट का ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, इसका ऊपर mg होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n. बॉडी रखा हुआ है फ्लोर में. तो इस केस में बॉडी रेस्ट में है बिकॉज लिफ्ट इज ऑल्सो रेस्ट. n इज इक्वल टू क्या होता है mg. इन दिस केस याद रखना वेट जो है दैट इज मेनली डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. इफ द बॉडी इज रेस्ट दैट इज इक्वल टू mg. रेस्ट में होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg क्या होता है, सेम होता है. लेकिन अगर बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा. ठीक है, उसके लिए हम लोग केस 2 देखना होगा. केस 2 मीन्स द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a. जो केस 2 है, मूविंग लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है विथ एक्सेलरेशन a. ऑब्वियसली बात है, एक्सेलरेशन कब होता है? अब न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है जब नेट फोर्स होता है. ठीक है, इफ वी हैव ए नेट फोर्स ऑन ए बॉडी देन वी विल हैव एक्सेलरेशन. सो बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन mg. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस बार ग्रेटर क्यों है? कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है. तो दिस इज द नेट फोर्स on this body, on this lift, on this person, which is equal to what? ma. Net force is equal to क्या होगा? Mass into acceleration. So in this case we can write n is equal to mg plus m. इसका मतलब है बॉडी जब ऊपर जा रहा है ना तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका ज़्यादा होता है, mg से ज़्यादा होता है. मतलब mg के साथ ma एडेड है, इसलिए. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से तो वेट होता है. इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया तो वेट क्या है, ज़्यादा है. तो देखना, एक फील करना, जब एक लिफ्ट ऊपर जाता है ना, तो लिफ्ट में अगर आप बैठा हुआ है तो देखना आपको बॉडी पूरा थोड़ा हैवी फील होगा. ऐसा लगेगा कि यू विल फील दैट योर वेट इज इंक्रीज्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ऐसा इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए. ये इससे न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है. ठीक है, कितना वेट बढ़ जाएगा. नेक्स्ट नंबर 3, व्हेन लिफ्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन. ओके, ये जो बॉडी है ये फ्लोर में है ना, ऐसा फ्लोर में नहीं दिखा है लेकिन एक्जेक्टली फ्लोर में. तो नीचे जा रहा है with acceleration a going downward. It means in this case net force कितना होगा, mg minus n. Because here the body is moving in downward direction, then mg is greater than what? Normal reaction force is equal to क्या होगा, ma. net force इतना है ना, net force का वैसे एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma. This f, this ma. So in this case we can write mg minus ma is equal to n. Okay, so we can write n is equal to mg minus ma. Here take the common. Okay, so n is equal to क्या होगा, mg minus ma. m कॉमन ले लो, g minus a. इसका मतलब है बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. इसका मतलब है लिफ्ट जब नीचे जाता है तो लगेगा, फील होता है कि हम लोग का वेट क्या हो गया, घट गया. और वेट इज डिक्रीज्ड. ओके, लिफ्ट ऊपर जाने से वेट बढ़ जाता है, लिफ्ट नीचे जाने से बॉडी का वेट घट जाता है. अभी देखो और एक बात है, फ्री फॉल बॉडी होगा ना, नंबर 4 केस अगर हम मानते हैं फ्री फॉल, कोई भी बॉडी के ऊपर से
अगर हम लोग गिराते हैं फ्री फॉल, तो फ्री फॉल होगा तो बॉडी में तो कोई कांटेक्ट फोर्स है नहीं, ठीक है, कांटेक्ट है नहीं, कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, तो फ्री फॉल होगा तो कांटेक्ट लॉस हो गया, एम जीरो है तो वेट कितना होगा, जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री फॉल बॉडी का कांटेक्ट नहीं होता है, जब तक सरफेस में नहीं गिरेगा जाके हार्ड सरफेस में, तब तक इसका वेट कितना है, जीरो। तो कभी ऊपर से अगर जंप किया होगा, देखना फील होता है हम लोग का वेट नहीं है बॉडी में। तब एक्सेलरेशन जो होता है ना, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन और उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, ए इज इक्वल टू जी होता है। फ्री फॉल बॉडी का ए और जी क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट we have to discuss conservation of linear momentum principle. 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 एंड ये जो प्रिंसिपल है इसको समझना है हम लोग को विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और एक बात याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपको फील होना है। जब तक आपको फीलिंग्स नहीं आएगा ना, ठीक है, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे और उसको ना आगे जाके एनालिसिस करना बहुत दिक्कत होगा। घुमा के क्वेश्चन देने से आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली आपको समझना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो मोमेंटम तो क्या होता है वो तो मालूम है सबको, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और मैं न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा चुका हूँ, फोर्स लगने से अगर हम लोग फोर्स अगर लगता है किसी बॉडी का ऊपर तो क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। ओके, फोर्स लगने से क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स। दिस इज न्यूटन व्हाट सेकेंड लॉ। तो देखो, जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ओके, एक बॉडी है, बॉडी को मैंने बी मानता हूं, इसका मास है m1, ओके, इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u1, और एक बॉडी है जिस बॉडी का नाम ए है, इसका मास है m2, ओके, इसका m2 मान लेते हैं, इसका u2 मान लेते हैं, इसका मास है m1, वेलोसिटी है u1, और इसको जाके इसको टकराया, ठीक है। ए बॉडी ने बी बॉडी को टकराया, मतलब एक फोर्स देगा, ए विल गिव ए फोर्स टू बी बॉडी। इस फोर्स को, पहला फोर्स को हम लोग लिखेंगे F ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, एफ बी है, मतलब बी का ऊपर है ए का वजह से। सिमिलरली बी ने भी ए को फोर्स देगा, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। सो पहला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एंड सेकंड ने ए को फोर्स दिया दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। So from Newton third law we can write action force is equal to minus of reaction force. Every action has a opposite and equal reaction. Equal है but opposite है। Opposite means what? एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, साइन ऑपोजिट होगा, ओके। और एक बात है, ये जो फोर्स है किसका ऊपर है, बी का ऊपर है, एक्शन फोर्स बी का ऊपर है। फोर्स लगने से क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी, यानी यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा डेल्टा पी 1 बाय टी। फोर्स से मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। सिमिलरली रिएक्शन का वजह से किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए का चेंज होगा, तो उसमें भी हम लिखेंगे माइनस साइन तो है डेल्टा P2 बाई टी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था, एक्शन टाइम और रिएक्शन टाइम क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं।
So you can write delta P1 plus delta P2 is equal to what? 0. मतलब बॉडी बी का मोमेंटम चेंज और बॉडी ए का मोमेंटम चेंज का समेशन क्या है? 0 है। मतलब एक का अगर मोमेंटम लॉस हुआ है तो दूसरे का उतना ही गेन होगा। एक का -2 है तो एक का +2 होगा। टोटल चेंज क्या है? 0। इसका मतलब है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज क्या है? कांस्टेंट। इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। और एक पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पे देखो फील जब तक नहीं होगा तो आपको कुछ फायदा नहीं है। फील करके पढ़ना है यहाँ पे। हाँ, रियल लाइफ में देखना है, एप्लीकेशंस वगैरह देखना है। फोर्स हमेशा पेयर में होता है, जहां पे भी एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन होगा ही। फोर्स हमेशा पेयर में होता है। कहीं पे भी अगर कोलिजन हुआ ना, टकराया, तो वहां पे हमेशा 2 फोर्स है, एक्शन है, एक रिएक्शन है। तो एक्शन का वजह से जितना मोमेंटम चेंज होगा, रिएक्शन का वजह से भी मोमेंटम उतना ही चेंज होगा। मोमेंटम चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है। एक्शन छोटा बॉडी का ऊपर हो सकता है, रिएक्शन बड़ा बॉडी का ऊपर हो। हाँ, एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, तो मास तो डिफरेंट हो सकता है ना, 2 अलग अलग बॉडी है। इसीलिए एक्शन और रिएक्शन का रिजल्ट हो सकता है डिफरेंट, जैसे फील होता है, लेकिन मोमेंटम चेंज क्या है आपका? सेम है। एक्शन का वजह से जो मोमेंटम चेंज होगा, रिएक्शन का वजह से जो मोमेंटम चेंज होगा, दोनों हमेशा क्या है? सेम है। जैसे गन से बुलेट फायर हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। गन से बुलेट फायर हुआ है, जैसे फायर हुआ, एक एक्शन फोर्स होगा आगे की तरफ। एक्शन फोर्स किसका ऊपर होगा? बुलेट में होगा। सडनली फिर रिएक्शन फोर्स भी होगा। रिएक्शन फोर्स का वजह से गन थोड़ा पीछे झटका खाता है। अभी देखो, बुलेट का ऊपर जो फोर्स है एक्शन फोर्स, और गन का ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है, बोथ आर सेम। लेकिन बुलेट का स्पीड और गन का स्पीड, बुलेट का स्पीड आगे, गन का स्पीड पीछे, दोनों सेम नहीं होता है। बिकॉज फोर्स तो सेम है बट रिजल्ट सेम नहीं होता है। बिकॉज बुलेट छोटा है, मास कम है, गन का मास क्या है? ज्यादा है, लेकिन दोनों का मोमेंटम चेंज क्या है? सेम है। सेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। ये प्रूफ करना आता है, मैंने प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इससे लिखा है मैंने, ये जो लाइन लिखा है थर्ड लॉ से, ये लिखा है सेकेंड लॉ से। ठीक है, सेकेंड लॉ से। तो दोनों लॉ से मैंने प्रूफ किया कंजर्व होता है। किसी भी कोलिजन में जो टोटल चेंज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल मोमेंटम चेंज इज कांस्टेंट। ठीक है, तो गन बुलेट का मैं थोड़ा सा और बताया था। जैसे मान लो कि ये गन है, ये गन है। गन का मास मान लेते कैपिटल एम है, और ये बुलेट यहाँ पे फायर हुआ है। बुलेट का मास स्मॉल एम है, बुलेट का वेलोसिटी स्मॉल वी है, और गन तो पीछे आएगा फायर करने से, तो गन का मास कितना होगा? सॉरी, गन का रिकॉइल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी कैपिटल वी, रिकॉइल वेलोसिटी इस कैपिटल वी। तो ये रिएक्शन फोर्स का वजह से हुआ, ये एक्शन फोर्स का वजह से हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गन प्लस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि फायर करने से पहले दोनों तो रेस्ट में ही था, तो हम लोग फाइनल मोमेंटम को ही चेंज लेंगे। मतलब फाइनल मान लो 4 है, मान लेते हैं मोमेंटम इनिशियली 0 था, 4 - 0 4 ही होगा। तो ये है चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गन, दिस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों का चेंज क्या है? 0। इसका मतलब है दोनों का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज दोनों का मोमेंटम का डायरेक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए दिस साइन इज नेगेटिव। तो हम लोग मॉडुलस भी ले सकते हैं, यानी कैपिटल एम वी मोड इज इक्वल टू स्मॉल एम वी। मोड ले लिया है, दोनों पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, अभी देखो, मान लेते हैं कि बुलेट का मास जो है
बुलेट का देखो एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तब और थोड़ा समझ में आ जाएगा। बुलेट का मास मान लो कि 100 ग्राम है, मान लो 100 ग्राम, इतना नहीं होता, उससे कम होता है। 100 ग्राम होने से क्या होगा 0 पॉइंट, बुलेट का एक्चुअली मास 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम, 10 डिवाइड बाई 1000, 0 0 कैंसिल, यानी 0.01, ओके 0.01 ग्राम होगा, केजी पे लेना पड़ेगा, 0.01 केजी हो गया तुम्हारा बुलेट का मास। बुलेट का वेलोसिटी होता है तुम्हारा लगभग 500, इतना स्पीड होता है। नॉर्मल गन का जो राइफल वगैरह का जो स्पीड होता है मीटर पर सेकंड में होता है, ओके ऐसा में लिखा है। इज इक्वल टू देखो गन का 1 केजी होता है, गन का मास, भाई देखो गन का रिकॉल वेलोसिटी कितना होगा, कैपिटल वी होगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। और ये प्रैक्टिकली है, यानी बुलेट इतना छोटा होता है ना, बुलेट इतना छोटा है, बुलेट अगर 500 मीटर पर सेकंड में जाएगा तो गन पीछे कितना वेलोसिटी में जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसलिए ऐसा लग रहा है कि खाली बुलेट ही मूव कर रहा है, गन मूव ही नहीं कर रहा है, कि थोड़ा सा झटका लगता है इसलिए। अभी देखो एक जोकिंग वाला बात बोलते हैं, अगर हंसी आएगा, बुलेट एंड गन का अगर मास अगर सेम होगा ना तो जो फायर करता है उसका भी डेथ हो जाएगा। बुलेट और गन का अगर मास सेम होगा तो बुलेट का स्पीड और गन का स्पीड, बुलेट आगे जाएगा गन पीछे जाएगा, दोनों का स्पीड क्या होगा सेम होगा, तो जो फायर होगा उसका भी डेथ हो जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो प्रिंसिपल है इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलेगा, यू विल गेट लॉट्स ऑफ एग्जांपल, ओके। सो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल का। एक बॉल को जैसे मान लो कि वॉल में फेंका, तो फेंका है तो बॉल वॉल में कलिजन होता है, तो बॉल बाउंस होकर आता है, बॉल छोटा है इसलिए बॉल बहुत स्पीड में बाउंस होकर आता है, वॉल को थोड़ा सा झटका लगता है। हाँ, अगर बॉल अगर जितने स्पीड में आया बॉल का हिसाब से अगर वॉल का भी मास होता तो वॉल भी उधर भाग जाना था, टूट के भाग जाना था, ओके। तो रियल लाइफ में देखना कोलिजन वगैरह में ना छोटा बॉडी का बाउंस ज़्यादा होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है। छोटा बॉडी अगर बड़ा बॉडी में कोलिजन होता है तो देखना छोटा बॉडी का बाउंसिंग ज़्यादा होता है, बड़ा बॉडी का बाउंसिंग नहीं होता है, कम होता है। क्यों? बड़ा बॉडी का मूवमेंट कम होता है, मास ज़्यादा होने से स्पीड क्या होगा कम होगा, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है सेम होता है ना। जैसे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप स्ट्रांग हो, आपका माइंड अगर बहुत स्टेबल है तो आपको हार्म नहीं कर सकते, कम कर सकते, मतलब हैवी, आपका माइंड बहुत गंभीर है, अगर बहुत सीरियस है, ठीक है। देखो आप अगर यंग हो, अभी देखो मैं बहुत सारा आपको फील होगा, देखो आपका फील होगा, आपको फील हो जाएगा। देखना आपका अगर मान लो कि आप 8-9 में जब पढ़ाई किया, 11-12 में जो आप सीरियस है पढ़ाई वगैरह में, बहुत स्टिकी है, अपना अपना पॉलिसी में टिका हुआ है, अपना डिजायर में टिका हुआ है, अपना 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 ड्रीम्स में टिका हुआ है, उसको अगर कोई खराब दोस्त बोलता है कि आज थोड़ा सा स्मोक करके देखते हैं, मान लेते हैं, तो आपको वो डाइवर्ट नहीं कर सकता है। आप बोलोगे नहीं हमको तो नहीं पीना है, आई डोंट वांट टू ब्रेक माई पॉलिसी, आई डोंट वांट टू मेक डिस्ट्रॉय माई हैबिट्स, ठीक है। तो आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मास बहुत ज़्यादा है, तो आपको डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर आपका भी है थोड़ा सा बहुत लाइट माइंडेड है तो आप इजीली उसमें स्टिक हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आप एडिक्टेड भी हो जाओगे, ठीक है। तो माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना होता है, बहुत जल्दी किसी के बातों में नहीं आना होता है, हमेशा अपने दिल का सुनना होता है। यहाँ पे भी देखो न्यूटन लॉ आप लगा सकते हो। तो देखो जो साइंस बहुत अच्छे से जानता है उसका लाइफ में ना फायदा ही फायदा है, उसका मेंटलिटी बहुत क्लियरिटी होता है, ठीक है। तो याद रखना किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है सेम होता है। कोलिजन हो रहा है ना तो एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम है, तो एक्शन का वजह से जब मोमेंटम चेंज होगा उतना ही मोमेंटम चेंज होगा किसका वजह से, रिएक्शन का वजह से, ओके फाइन। दिस इज 7th lecture of the chapter dynamics for class 11 physics. So already concept of Newton third law has been given.
So based on Newton third law and second law, we have to solve more question. So one important concept here, that is machine which is measure the weight. Okay, so you can also say that moving lift. So मान लेते हैं कि पहला 3 केस में बताऊंगा. When lift is at रेस्ट में है तो ये बॉडी है, लिफ्ट के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, इसका ऊपर mg होगा ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, और एक होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n. बॉडी रखा हुआ है फ्लोर में. तो इस केस में बॉडी रेस्ट में है बिकॉज लिफ्ट इज ऑल्सो रेस्ट. n इज इक्वल टू क्या होता है mg इन दिस केस. याद रखना वेट जो है दैट इज मेनली डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. ओके, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. इफ द बॉडी इज रेस्ट दैट इज इक्वल टू mg. रेस्ट में होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg क्या होता है, सेम होता है. लेकिन अगर बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा. ठीक है, उसके लिए हम लोग केस 2 देखना होगा. केस 2 मीन्स द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a. जो केस 2 है, मूविंग लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है विथ एक्सेलरेशन a. ऑब्वियसली बात है, एक्सेलरेशन कब होता है? अब न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा है जब नेट फोर्स होता है. ठीक है, इफ वी हैव ए नेट फोर्स ऑन ए बॉडी देन वी विल हैव एक्सेलरेशन. सो बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन mg. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस बार ग्रेटर क्यों है? कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है. तो दिस इज द नेट फोर्स on this body, on this lift, on this person, which is equal to what? ma. Net force is equal to क्या होगा? Mass into acceleration. So in this case we can write n is equal to mg plus m. इसका मतलब है बॉडी जब ऊपर जा रहा है ना तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका ज़्यादा होता है, mg से ज़्यादा होता है. मतलब mg के साथ ma एडेड है, इसलिए. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से तो वेट होता है. इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया तो वेट क्या है, ज़्यादा है. तो देखना, एक फील करना, जब एक लिफ्ट ऊपर जाता है ना, तो लिफ्ट में अगर आप बैठा हुआ है तो देखना आपको बॉडी पूरा थोड़ा हैवी फील होगा. ऐसा लगेगा कि यू विल फील दैट योर वेट इज इंक्रीज्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए. ये इससे न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है. ठीक है, कितना वेट बढ़ जाएगा. नेक्स्ट नंबर 3, व्हेन लिफ्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन. ओके, ये जो बॉडी है ये फ्लोर में है. मैंने ऐसा फ्लोर में नहीं दिखा है लेकिन एक्जेक्टली फ्लोर में. तो नीचे जा रहा है with acceleration a going downward. It means in this case net force कितना होगा? mg minus n. Because here the body is moving in downward direction, then mg is greater than what? Normal reaction force is equal to क्या होगा? ma. Net force इतना है ना? Net force का वैसे तो acceleration होता है. न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to ma. This f, this ma. So in this case we can write mg minus ma is equal to n. Okay, so we can write n is equal to mg minus ma. Here take the common. Okay, so n is equal to क्या होगा? mg minus ma. m कॉमन ले लो, g minus a. इसका मतलब है बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा. इसका मतलब है लिफ्ट जब नीचे जाता है तो लगेगा, फील होता है कि हम लोग का वेट क्या हो गया? घट गया. और वेट इज डिक्रीज्ड. ओके, लिफ्ट ऊपर जाने से वेट बढ़ जाता है, लिफ्ट नीचे जाने से बॉडी का वेट घट जाता है. अभी देखो और एक बात है, फ्री फॉल बॉडी होगा ना. नंबर अगर 4th केस अगर हम मानते हैं, फ्री फॉल, कोई भी बॉडी के ऊपर से अगर हम लोग गिराते हैं, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल होगा तो बॉडी में तो कोई कांटेक्ट फोर्स है नहीं. ठीक है, कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगा. तो फ्री फॉल होगा तो कांटेक्ट
लॉस हो गया, m 0 है तो वेट कितना होगा 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री फॉल बॉडी का कांटेक्ट नहीं होता है, जब तक सरफेस में नहीं गिरेगा जाके हार्ड सरफेस में, तब तक इसका वेट कितना है 0। तो कभी ऊपर से अगर जंप किया होगा देखना फील होता है हम लोग का वेट नहीं है बॉडी में। तब एक्सेलरेशन जो होता है ना, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन और उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है सेम होता है, ए इक्वल टू जी होता है। फ्री फॉल बॉडी का ए और जी क्या होता है सेम होता है। नेक्स्ट we have to discuss conservation of linear momentum principle. 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 एंड ये जो प्रिंसिपल है इसको समझना है हम लोग को विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और एक बात याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ ना इसमें आपको फील होना है। जब तक आपको फीलिंग्स नहीं आएगा ना, ठीक है, तब तक आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे और उसको ना आगे जाके एनालिसिस करना बहुत दिक्कत होगा। घुमा के क्वेश्चन देने से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो प्रैक्टिकली आपको समझना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रिंसिपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो मोमेंटम तो क्या होता है वो तो मालूम है सबको, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और मैं न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा चुका हूँ, फोर्स लगने से अगर हम लोग फोर्स अगर लगता है किसी बॉडी का ऊपर तो क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। ओके, फोर्स लगने से क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स। दिस इज न्यूटन व्हाट सेकेंड लॉ। तो देखो जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ओके, एक बॉडी है, बॉडी को मैंने बी मानता हूं, इसका मास है m1, ओके, इनिशियल वेलोसिटी है मान लो u1, और एक बॉडी है जिस बॉडी का नाम ए है, इसका मास है m2, ओके, इसका m2 मान लेते हैं, इसका u2 मान लेते हैं, इसका मास है m1, वेलोसिटी है u1, और इसको जाके इसको टकराया, ठीक है। ए बॉडी ने बी बॉडी को टकराया, मतलब एक फोर्स देगा, ये विल गिव ए फोर्स टू बी बॉडी। सो इस फोर्स को, पहला फोर्स को हम लोग लिखेंगे F ऑन बॉडी B ड्यू टू ए, एफ बी है, मतलब B का ऊपर है A का वजह से। सिमिलरली B ने भी A को फोर्स देगा, फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B। सो पहला जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एंड सेकंड ने A को फोर्स दिया दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। So from Newton third law we can write action force is equal to minus of reaction force. Every action has a opposite and equal reaction. Equal है but opposite है, opposite means what, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, साइन ऑपोजिट होगा, ओके। और एक बात है, ये जो फोर्स है किसका ऊपर है, बी का ऊपर है, एक्शन फोर्स बी का ऊपर है। फोर्स लगने से क्या चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी, यानी यहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा डेल्टा पी 1 बाय टी। फोर्स से मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। सिमिलरली रिएक्शन का वजह से किसका मोमेंटम चेंज होगा, ए का चेंज होगा, तो उसमें भी हम लिखेंगे माइनस साइन तो है डेल्टा P2 बाई टी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था, एक्शन टाइम और रिएक्शन टाइम क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सो यू कैन राइट डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब बॉडी ए का, सॉरी बी का मोमेंटम चेंज और बॉडी
ए का मोमेंटम चेंज का समेशन क्या है, 0 है। मतलब एक का अगर मोमेंटम लॉस हुआ है तो दूसरे का उतना ही गेन होगा, एक का -2 है तो एक का +2 होगा, टोटल चेंज क्या है, 0। इसका मतलब है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज क्या है, कांस्टेंट। इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। और एक पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पे देखो फील जब तक नहीं होगा तो आपको कुछ फायदा नहीं है, फील करके पढ़ना है यहाँ पे। हाँ, रियल लाइफ में देखना है, एप्लीकेशंस वगैरह देखना है। फोर्स हमेशा पेयर में होता है, जहां पे भी एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन होगा ही। फोर्स हमेशा पेयर में होता है। कहीं पे भी अगर कोलिजन हुआ ना, टकराया, तो वहां पे हमेशा 2 फोर्स है, एक्शन है, एक रिएक्शन है। तो एक्शन का वजह से जितना मोमेंटम चेंज होगा, रिएक्शन का वजह से भी मोमेंटम उतना चेंज होगा। मोमेंटम चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है, एक्शन छोटा बॉडी का ऊपर हो सकता है रिएक्शन बड़ा बॉडी का ऊपर हो। हाँ, एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, तो मास तो डिफरेंट हो सकता है ना, 2 अलग अलग बॉडी है, इसीलिए एक्शन और रिएक्शन का रिजल्ट हो सकता है डिफरेंट, जैसे फील होता है, लेकिन मोमेंटम चेंज क्या है आपका, सेम है। एक्शन का वजह से मोमेंटम चेंज होगा, रिएक्शन का वजह से मोमेंटम चेंज होगा, दोनों हमेशा क्या है, सेम है। जैसे गन से बुलेट फायर हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, गन से बुलेट फायर हुआ है। जैसे फायर हुआ, एक एक्शन फोर्स होगा आगे की तरफ, एक्शन फोर्स किसका होगा, बुलेट में होगा। सडनली फिर रिएक्शन फोर्स भी होगा, रिएक्शन फोर्स का वजह से गन थोड़ा पीछे झटका खाता है। अभी देखो, बुलेट का ऊपर जो फोर्स है एक्शन फोर्स, और गन का ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है, बोथ आर सेम। लेकिन बुलेट का स्पीड और गन का स्पीड, बुलेट का स्पीड आगे, गन का स्पीड पीछे, दोनों सेम नहीं होता है। बिकॉज फोर्स तो सेम है बट रिजल्ट सेम नहीं होता है, बिकॉज बुलेट छोटा है, मास कम है, गन का मास क्या है, ज्यादा है, लेकिन दोनों का मोमेंटम चेंज क्या है, सेम है, सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। ये प्रूफ करना आता है, मैंने प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इससे लिखा है मैंने, ये जो लाइन लिखा है थर्ड लॉ से, ये लिखा है सेकेंड लॉ से, ठीक है, सेकेंड लॉ से। तो दोनों लॉ से मैंने प्रूफ किया कंजर्व होता है। किसी भी कोलिजन में जो टोटल चेंज होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल मोमेंटम चेंज इज कांस्टेंट, ठीक है। तो गन बुलेट का मैं थोड़ा सा और बताया था, जैसे मान लो कि ये गन है, ये गन है, गन का मास मान लेते कैपिटल एम है, और एक बुलेट यहाँ पे फायर हुआ है, बुलेट का मास स्मॉल एम है, बुलेट का वेलोसिटी स्मॉल वी है, और गन तो पीछे आएगा फायर करने से, तो गन का मास कितना होगा, सॉरी गन का रिकॉइल वेलोसिटी इसको बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कैपिटल वी, रिकॉइल वेलोसिटी इस कैपिटल वी। तो ये रिएक्शन फोर्स का वजह से हुआ, ये एक्शन फोर्स का वजह से हुआ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गन प्लस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि फायर करने से पहले दोनों तो जी रेस्ट में ही था, तो हम लोग फाइनल मोमेंटम को ही चेंज लेंगे, मतलब फाइनल मान लो 4 है, मान लेते मोमेंटम इनिशियली 0 था, 4 - 0 4 ही होगा, तो यही है चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गन, दिस चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, दोनों का चेंज क्या है, 0। इसका मतलब है दोनों का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। व्हाई? बिकॉज दोनों का मोमेंटम का डायरेक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए दिस साइन इज नेगेटिव। तो हम लोग मॉडुलस भी ले सकते हैं, यानी कैपिटल एम भी मोड इज इक्वल टू स्मॉल एम भी, मोड ले लिया है, दोनों पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, अभी देखो, मान लेते हैं कि बुलेट का मास जो है, बुलेट का देखो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और थोड़ा समझ में आ जाएगा। बुलेट का मास मान लो 100 ग्राम है, मान लेते 100 ग्राम, इतना नहीं होता, उससे कम होता है। 100 ग्राम होने से क्या होगा, 0. बुलेट का एक्चुअली मास 10 ग्राम होता है, 10 ग्राम, 10
डिवाइड बाय 1000, 0 0 कैंसिल, यानी 0.01, ओके 0.01 ग्राम होगा, केजी में लेना पड़ेगा। 0.01 केजी हो गया तुम्हारा बुलेट का मास। बुलेट का वेलोसिटी होता है तुम्हारा लगभग 500, इतना स्पीड होता है। नॉर्मल गन का जो राइफल वगैरह का जो स्पीड होता है मीटर पर सेकंड में होता है। ओके, ऐसा में लिखा है। इज इक्वल टू, देखो गन का 1 केजी होता है, गन का मास। भाई देखो गन का रिकॉइल वेलोसिटी कितना होगा, कैपिटल वी होगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। और ये प्रैक्टिकली है, यानी बुलेट इतना छोटा होता है ना, बुलेट इतना छोटा है, बुलेट अगर 500 मीटर पर सेकंड में जाएगा तो गन पीछे कितना वेलोसिटी में जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इसलिए ऐसा लग रहा है कि खाली बुलेट ही मूव कर रहा है, गन मूव ही नहीं कर रहा है, कि थोड़ा सा झटका लगता है इसलिए। अभी देखो एक जोकिंग वाला बात बोलते हैं, अगर हंसी आएगा, बुलेट एंड गन का अगर मास अगर सेम होगा ना, तो जो फायर करता है उसका भी डेथ हो जाएगा। बुलेट और गन का अगर मास सेम होगा तो बुलेट का स्पीड और गन का स्पीड, बुलेट आगे जाएगा गन पीछे जाएगा, दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, तो जो फायर होगा उसका भी डेथ हो जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो प्रिंसिपल है इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है। रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलेगा, यू विल गेट लॉट्स ऑफ एग्जांपल। ओके, सो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है इसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल का। एक बॉल को जैसे मान लो कि वॉल में फेंका, तो फेंका है तो बॉल वॉल में कलिजन होता है, तो बॉल बाउंस होकर आता है। बॉल छोटा है इसलिए बॉल बहुत स्पीड में बाउंस होकर आता है, वॉल को थोड़ा सा झटका लगता है। हाँ, अगर बॉल अगर जितने स्पीड में आया बॉल का हिसाब से अगर वॉल का भी मास होता तो वॉल भी उधर भाग जाना था, टूट के भाग जाना था। ओके, तो रियल लाइफ में देखना कोलिजन वगैरह में ना छोटा बॉडी का बाउंस ज़्यादा होता है, मूवमेंट ज़्यादा होता है। छोटा बॉडी अगर बड़ा बॉडी में कोलिजन होता है तो देखना छोटा बॉडी का बाउंसिंग ज़्यादा होता है, बड़ा बॉडी का बाउंसिंग नहीं होता है, कम होता है। क्यों? बड़ा बॉडी का मूवमेंट कम होता है, मास ज़्यादा होने से स्पीड क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, सेम होता है ना। जैसे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप स्ट्रांग हो, आपका माइंड अगर बहुत स्टेबल है तो आपको हार्म नहीं कर सकते, कम कर सकते, मतलब हैवी, आपका माइंड बहुत गंभीर है, अगर बहुत सीरियस है, ठीक है। देखो आप अगर यंग हो, अभी देखो मैं बहुत सारा आपको फील होगा, देखो आपका फील होगा, आपको फील हो जाएगा। देखना आपका अगर मान लो कि आप 8-9 में जब पढ़ाई किया, 11-12 में, जो आप सीरियस है पढ़ाई वगैरह में, बहुत स्टिकी है, अपना पॉलिसी में टिका हुआ है, अपना डिजायर में टिका हुआ है, अपना ड्रीम्स में टिका हुआ है, उसको अगर कोई खराब दोस्त बोलता है कि आज थोड़ा सा स्मोक करके देखते हैं, मान लेते हैं, तो आपको वो डाइवर्ट नहीं कर सकता है। आप बोलोगे नहीं, हमको तो नहीं पीना है, आई डोंट वांट टू ब्रेक माई पॉलिसी, आई डोंट वांट टू मेक डिस्ट्रॉय माई हैबिट्स, ठीक है। तो आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मास बहुत ज्यादा है, तो आपको डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर आपका भी है थोड़ा सा बहुत लाइट माइंडेड है तो आप इजीली उसमें स्टिक हो जाओगे, फिर धीरे धीरे आप एडिक्टेड भी हो जाओगे, ठीक है। तो माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना होता है, बहुत जल्दी किसी के बातों में नहीं आना होता है, हमेशा अपने दिल का सुनना होता है। यहाँ पे भी देखो न्यूटन लॉ आप लगा सकते हो। तो देखो जो साइंस बहुत अच्छे से जानता है उसका लाइफ में ना फायदा ही फायदा है, उसका मेंटलिटी बहुत क्लियरिटी होता है, ठीक है। तो याद रखना किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, सेम होता है। कोलिजन हो रहा है ना, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम है, तो एक्शन का वजह से जब मोमेंटम चेंज होगा उतना ही मोमेंटम चेंज होगा किसका वजह से, रिएक्शन का वजह से। ओके फाइन।